Myself Dipti Rangnani. Today we will deals with heat of न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण एंथैल्पी और उदासीनीकरण ऊष्मा। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के डाइल्यूट सॉल्यूशंस की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे हम उदासीनीकरण की ऊष्मा या उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। और इसका प्रायोगिक निर्धारण आज हम पढ़ रहे हैं। इसके प्रायोगिक निर्धारण के लिए 2 पद का काम में लेते हैं। सबसे पहला पद है कि प्रयुक्त फ्लास्क या थर्मामीटर या विलोडक उन सबका जल तुल्यांक अथवा कैलोरीमीटर ज्ञात करना। तो प्रयोग के द्वारा उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान ज्ञात करने के लिए डेबार फ्लास्क को कैलोरीमीटर के रूप में काम में लेते हैं, जिसमें कि एक विलोडक और एक बेकमान थर्मामीटर लगा होता है। सामान्य प्रेक्षणों के लिए डेबार फ्लास्क के स्थान पर हम थर्मस फ्लास्क का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें चूँकि फ्लास्क में माना कि m1 ग्राम जल है, जैसे कि फ्लास्क में दिखाया गया है, उसका टेम्परेचर T1 है। अब फ्लास्क में m2 ग्राम गर्म जल जिसका कि टेम्परेचर T2 है वो डाला जाता है, जैसे कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है कि ठंडा जल जिसका वेट m1 है, ठंडा जल जिसका वेट m1 है, टेम्परेचर T1 है, गर्म जल जिसका वेट m2 है, टेम्परेचर T2 है। दोनों को हम इस फ्लास्क में मिक्स करते हैं। जब मिक्स कर रहे हैं तो अंतिम ताप जो है उसका वो T3 है और हम मान लेते हैं कि इस कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक जो है वो W है। तो ठंडे जल और फ्लास्क के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा को हम इस इक्वेशन में दर्शाए लिख सकते हैं m1 T3 - T1 प्लस W T3 - T1। इसी तरह से गर्म जल के द्वारा दी गई ऊष्मा को हम इस तरह से लिख सकते हैं m2 × T2 - T3। और हमें पता है कि ऊष्मा का क्षय नहीं होता है, अर्थात ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा है। अतः इक्वेशन हमें प्राप्त होती है m1 T3 - T1 प्लस W T3 - T1 इज इक्वल्स टू m2 T2 - T3। और इससे हम कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक निकाल सकते हैं। तो उदासीनीकरण की ऊष्मा के प्रायोगिक निर्धारण जो कि 2 पदों में किया जाता है, उसमें प्रथम पद है कि जो हम कैलोरीमीटर यूज़ कर रहे हैं या थर्मस फ्लास्क जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका जल तुल्यांक निकालना, जो कि हम लास्ट इक्वेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। W इज इक्वल्स टू m2 T2 - T3 अपॉन T3 - T1 माइनस m1। उसके बाद इसका जो सेकेंड स्टेप है वो है उदासीनीकरण की एंथैल्पी को ज्ञात करना। इसके लिए हम समान सांद्रता के अम्ल और क्षार के विलयन बना लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया गया है कि NHCl बना रहे हैं और NaOH बना रहे हैं। और HCl के भी 200 ml ले रहे हैं, NaOH के भी 200 ml ले रहे हैं। और HCl का टेम्परेचर ले रहे हैं हम थर्मामीटर से, तो वो T4 है और जो NaOH का टेम्परेचर है वो माना T5 है। और इन दोनों को मिक्स करने से पहले जो इन दोनों का अगर मिश्रण मान लिया जाए तो इनका जो प्रारंभिक ताप होगा वो इन दोनों का माध्यमान होगा, जैसे कि दिखाया गया है T4 + T5 अपॉन 2। अब अगर इन दोनों को हम उसी कैलोरीमीटर में मिक्स कर रहे हैं तो मिश्रण का जो अंतिम ताप है मान लीजिए कि वो T6 है। तो Q जो कि हम ज्ञात करना चाह रहे हैं उदासीनीकरण की एंथैल्पी, Q का मान होगा जैसा कि दिखाया गया है फर्स्ट इक्वेशन में 200 + 200, क्योंकि हमने दोनों के सॉल्यूशन 200 लिए हैं। T6 - T4 + T5 अपॉन 2 प्लस W × T6 - T4 + T5 अपॉन 2, या कि हम इसको सम्मिलित रूप से लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू 400 + W T6 - T4 + T5 अपॉन 2। अब चूँकि यह ऊष्मा Q जो है वो 200 ml HCl और 200 ml NaOH को मिक्स करने पे प्राप्त हुई है, यानी कि 1.5 ग्राम मोल HCl और 1.5 ग्राम मोल NaOH के उदासीनीकरण से प्राप्त हुई है। अतः 1 ग्राम मोल HCl और 1 ग्राम मोल NaOH के उदासीनीकरण से प्राप्त ऊष्मा के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिससे हमें डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का मान ज्ञात होगा। अतः डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा 5 × 400 + W × T6 - T4 + T5 अपॉन 2, जैसा कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है। इस तरह से हम उदासीनीकरण की ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण कर सकते हैं। अब चूँकि हमने पढ़ा है कि एंथैल्पी विभिन्न तरह की होती है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विलयन एंथैल्पी या विलयन ऊष्मा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कई तरह की होती हैं। जब किसी पदार्थ का विलयन बनाया जाता है तो इस प्रक्रम में सामान्यतः या तो ऊष्मा अवशिष्ट होती है या फिर मुक्त होती है। ऊष्मा की
परिवर्तन की जो मात्रा होती है पदार्थ और विलायक दोनों की मात्रा पर निर्भर करती है। सामान्यतः 1 मोल पदार्थ ले रहे हैं, विलायक की अलग अलग मात्राओं के आधार पर 2 प्रकार की विलायक ऊष्मा परिभाषित कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं समाकलन विलयन एंथैल्पी या इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंटीग्रल एंथैल्पी क्या है? जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया है कि 1 मोल पदार्थ को विलायक की अधिक किंतु निश्चित मात्रा, जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया है कि हमने 1 मोल पदार्थ के रूप में HCl लिया है, उसको हम विलायक की निश्चित मात्रा जैसे 100 H2O में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो जो पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन है इसमें दिखाया गया है डेल्टा H इज इक्वल्स टू -17.35 किलो कैलोरी। तो इसको हम इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड इक्वेशन दिखाई गई है कैल्शियम क्लोराइड के लिए, इसमें हम वाटर 400 ले रहे हैं इज इक्वल्स टू कैल्शियम 400 H2O प्राप्त होता है और डेल्टा H की वैल्यू -18 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है। तो इसको हम कहते हैं समाकलन विलयन एंथैल्पी या इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट सेकंड हम पढ़ेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। पूर्ण ऊष्मा में वह परिवर्तन जो कि 1 मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में घोलने पर प्राप्त होता है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में दिखाया गया है HCl गैस, इसमें हमने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखे हैं, केवल एक्वस लिखा है ताकि हम उसको आधिक्य में घोल रहे हैं, हमें HCl एक्वस प्राप्त हो रहा है। तो जो ऊष्मा निकल रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो है -17.89 किलो कैलोरी, इसे हम हीट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। सेकेंड रिएक्शन NaCl, इसको आधिक्य में घोल रहे हैं तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें डेल्टा H की जो वैल्यू है वो 9.54 किलो जूल या 2.28 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ तनुकरण की ऊष्मा क्या होती है, हीट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। पूर्ण ऊष्मा में वह परिवर्तन जो कि विलायक की एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता तक तनु करने में प्राप्त होता है। इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए हम कैसे मेथड यूज़ कर रहे हैं कि HCl को पहले तो 10 H2O के साथ विलयन बना रहे हैं तो HCl 10 H2O बन रहा है, फिर HCl को 25 H2O के साथ विलयन बना रहे हैं तो HCl 25 H2O बन रहा है। दोनों के लिए हमने डेल्टा H अलग अलग निकाली है। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 - 1, तो इसमें HCl 10 H2O प्लस HCl 20 H2O इज इक्वल्स टू आ जाएगा HCl 25 H2O, ठीक है, इज इक्वल्स टू है डेल्टा HCl 10 H2O प्लस 15 H2O इज इक्वल्स टू HCl 25 H2O, इसकी वैल्यू आ रही है -3.02 किलो जूल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जलयोजन एंथैल्पी या जलयोजन ऊष्मा क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है। 1 मोल निर्जल लवण में, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कॉपर सल्फेट हमने निर्जल लवण लिया है, जल की निश्चित मात्रा डालकर निश्चित जलयोजित लवण बनाने में पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन है उसे हम लवण की जलयोजित ऊष्मा या जलयोजन एंथैल्पी कहते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कॉपर सल्फेट प्लस 5 H2O गिव्स कॉपर सल्फेट डॉट 5 H2O, इसमें जो डेल्टा H में परिवर्तन होता है वो -78.8 किलो जूल होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एंथैल्पी प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि 1 मोल पदार्थ को एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो हुआ एंथैल्पी परिवर्तन है उसे हम प्रावस्था की एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि कार्बन हीरे से ग्रेफाइट में, है ना, तो इसमें डेल्टा H की वैल्यू है -1.89 किलो जूल। ऐसे ही सल्फर विषम लंबाक्ष से एकांताक्ष में परिवर्तित हो रही है, इसमें डेल्टा H की वैल्यू है 0.71 किलो कैलोरी। तो इस एंथैल्पी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन या प्रावस्था संक्रमण की एंथैल्पी। नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन या गलन की ऊष्मा। 1 मोल पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जो पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे हम गलन की ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि वाटर सॉलिड फॉर्म में है, मतलब आइस है, उसको हम वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो डेल्टा H है वो गलन की ऊष्मा जो कि -60 किलो जूल इसमें दिखाई गई, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ +60 किलो जूल है। नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, दिए गए ताप पर और दाब पर 1 मोल द्रव की या गैस में परिवर्तित होने के लिए पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन है उसे हम वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2O लिक्विड टू H2O गैस, और इसमें है डेल H इज इक्वल्स टू 44 किलो जूल। लास्ट हम पढ़ेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन, उधर्वपातन की ऊष्मा क्या होती है। तो 1 मोल पदार्थ के ठोस को सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने पर जो ऊष्मा
में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे उदरपातन की ऊष्मा कहती है, या इसको हम लिख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया है वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थैंक यू।